morning, students. In this second part of this chapter, we will discuss about tsunami, cyclones, droughts, floods. The first topic of this video is tsunami. So let's talk about this. What is tsunami? What do you understand from the word tsunami? Tsunami क्या है? आप सबने सुना होगा कि tsunami related है कुछ sea water, ocean water से. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल देखा था. Yesterday we have discussed about the earthquakes and volcanic eruptions, but I want to discuss about earthquakes. The earthquakes generally occurs through the land and the land of the ocean water. Okay, जब हम लैंड की बात करते हैं तो मैंने कल आपसे अर्थक्वेक को डिस्कस किया था कि लैंड में कैसे अर्थक्वेक होते हैं, बट आप में से यू हैव नेवर डिस्कस्ड इन, मतलब आपने लाइव क्लासेस में डिस्कस ही नहीं किया कि मैम अगर हम लैंड में अर्थक्वेक हो रहा है तो क्या ओशियन में क्यों नहीं होगा. बिकॉज मैंने आप लोगों को कल ही एक्सप्लेन किया था कि जब ये लैंड है, ये हमारा जहाँ हम रह रहे हैं, ये आपका ओशियन रिवर है, ओशियन वाटर है. तो जब आप इस ओशियन वाटर के नीचे कहीं पर तो आपको कोई लैंड मिलेगा, चाहे वो जितना भी डीप हो, बट कहीं तो हमें वो लैंड मिलेगा. तो जब यहाँ नीचे से आपको अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट है वो आएगा, और जैसे ही आपका अर्थक्वेक आएगा तो वो सिर्फ लैंड में क्यों आएगा, वो क्या आपके ओशियन वाटर के लैंड में नहीं आ सकता? वो तो वहां भी आ सकता है. तो हमने जिस अर्थक्वेक की बात की थी कल, वो आपके लैंड वाले हैं, और जो हम आज बात करेंगे सुनामी की, वो आपका कौन से लैंड की बात करेंगे, जो ओशियन के नीचे, जो आपका रिवर के जो नीचे सबसे होता है लैंड, उसकी बात करेंगे. सो आप लोगों को पता है कि हमारा जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हिट करते हैं, ऐसे इस तरह से वो हिट कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सिस्मिक वेव्स फॉर्म होती है. उस वेव्स की वजह से हमारा जो लैंड है वो क्या होता है, शेक करने लग जाता है, जिसे हमने बोला था अर्थक्वेक. तो उसी तरह से क्या होता है कि आपका जब यहाँ के प्लेट्स इस तरह से मूव करने स्टार्ट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उससे क्या होता है, आपके यहाँ पर कुछ वेव्स फॉर्म होते हैं. जैसे यहाँ सिस्मिक वेव्स फॉर्म हुए थे, जो लैंड है वहाँ फॉर्म होंगे सिस्मिक वेव्स, एंड जो ओशियन के नीचे जो लैंड रहेगा वहाँ पर जो आपका जो लैंड एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे से हिट होंगे, तो वहाँ जो वेव्स आपके फॉर्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जाइगेंटिक वेव्स. तो जब हम जाइगेंटिक वेव्स फॉर्म होंगे इसमें, उसकी वजह से हमारा जो रिवर वाटर है, अब आप ये सोचिए कि जब आपका वाटर है, वाटर में अगर आपका वेव्स फॉर्म होगा तो वो किस तरह होगा, रिवर वाटर आपका इस तरह, सपोज यहाँ पे आपका क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिले, ये इस तरह से, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठेंगे, वाटर को वो ऊपर की तरफ उठाएंगे. जैसे ही इसने वाटर को ऊपर की तरफ उठाया, यहाँ पे जाइगेंटिक वेव्स फॉर्म हुए, वो वेव्स ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, और ये जो रिवर वाटर है, ये जो ओशियन का वाटर है, ये क्या होगा, इस तरह से उठना स्टार्ट हो जाएगा. और इसका जो हाइट होता है वो अराउंड 10 to 30 मीटर होते हैं. इतनी हाइट होती है इन वेव्स की. तो जब वाटर जो है वो ऊपर इस तरह से ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, तो वो इतनी उनकी इतना पावरफुल होता है ये वेव्स, कि इन पावरफुल वेव्स की वजह से वो रिवर, जहाँ तक उसे रिवर मिलेगा वहाँ तक, मीन्स जहाँ तक उसे वाटर मिलेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रन करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा. जब ये यहाँ से इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, वेव स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ तक वाटर है तब तक तो मूव किया ये, बट जैसे ही ये लहरें, ये जो वेव्स मैं बोल रही हूँ, आपके वेव्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी जो लहरें, वो जब कहाँ पे आ जाएंगी, जब वो लैंड में जाकर टकराएंगी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर तो आपका वाटर एंड हो गया है. अब जब यहाँ आपका वाटर एंड हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, जोर से आके करेंगे, स्ट्राइक करेंगी. ये तो बहुत ऊंची है ना, ये तो 10 to 30 मीटर है. वो क्या की, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करी. अब सपोज आप में से किसी का यहाँ पर हाउस होगा, सपोज यहाँ पे किसी का हाउस होगा,
ठीक है, यहाँ किसी का हाउस है। अब जब ये जो आपकी लहरें वो इतनी स्पीड से आएंगी तो क्या ये आपके हाउसेस को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे हाउसेस को प्रोटेक्ट, क्योंकि आप ये मत समझिए कि एक नॉर्मल वाटर है जो आ रहा है जो हमें कुछ हार्म नहीं करेगा। इसकी जो स्पीड है ना बेटा वो इतनी होती है कि इन हाउसेस को ये फ्लो करके ले जा सकते हैं, इतनी स्पीड होती है इन सब की। ओके तो आप लोगों को समझ आया ये जो जिस तरह से यहाँ पे सिस्मिक वेव्स फॉर्म हुए थे वैसे यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, जाइंटिक वेव्स फॉर्म होते हैं ओशियन के लैंड के नीचे। ठीक है, फॉर्म होते हैं जिनसे कि बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, जो लहरें होती है ना, वेव्स होती हैं, वो यहाँ पे डेवलप होती हैं। और जो कोस्टल रीजन्स होता है, हार्बर वेव हम इसे क्यों बोल रहे हैं? हार्बर वेव बोलने का मतलब है कि आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो ओशियन सीज इनके पास के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा हिट करता है। क्योंकि आप सबको पता है ये तो ऑफ कोर्स यहीं पर हिट करेगा ना, ये हमारे पास तो नहीं आ जाएगा। अगर हम कहीं बहुत दूर रह रहे हैं ओशियन से, हम कहीं और रह रहे हैं तो हम वहाँ पर तो नहीं आएगा, ये तो यहीं पे आएगा। बट हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिटीज़ तक भी आ जाए। ऐसा हुआ भी है, ठीक है, ये सिटीज तक भी आ सकते हैं। तो आई थिंक दिस सुनामी इज क्लियर। नाउ आई वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन दैट सुमात्रा अ प्लेस इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक प्लेस है सुमात्रा नाम की, वहाँ पे एक आप बोल सकते हैं सुनामी का एक वहाँ पर पॉइंट था। सुनामी का एक पॉइंट था, जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं ना कि अर्थक्वेक का एक फोकस होता है, अर्थक्वेक का, जहाँ से नीचे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हिट करती है ना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। तो सुमात्रा में ऐसा कुछ हुआ था 2004 26 दिसंबर को, जिसमें इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, जिसे हम एक नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ओवर 3 लाख पीपल वर डाइड एट दैट टाइम। 3 लाख पीपल उसमें उनकी डेथ हो गई थी इस सुनामी की वजह से। और उसका जो ऐसा कहते हैं ना कि जैसे हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं फोकस की, फोकस कहीं है, यहाँ पे फोकस होता है बट आपको अर्थक्वेक यहाँ देखने को मिलता है, कुछ ऐसे यहाँ पर हुआ था। सुमात्रा में इसका फोकस था, मतलब वहाँ आपका आया था बट आपको देखने को मिला था इंडियन ओशियन में, क्योंकि वो वहाँ पे तक उसका इफेक्ट था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इफेक्ट बहुत दूर तक रहता है। ओके सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, सुनामी। Now we will discuss about some precautionary measures that we should take to prevent from tsunami. सुनामी से बचने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करने चाहिए। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आप लोग इससे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को, सिर्फ उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते। ओके सो फर्स्ट वन इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। जितने भी कोस्ट लाइन रीजन्स होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम मीन्स अगर आपका यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाले हैं ओशियन के ठीक नीचे लैंड में, और उसकी वजह से आपके यहाँ पर वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको पहले ही ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ ऐसा होने वाला है, जिससे कि हम अपने आप को सेफ प्लेसेस पे ले जा सकते हैं। सेकेंड वन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। हमने क्लास 4th में पढ़ा था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा, हम लोगों ने देखा था कि ब्रीदिंग रूट्स, कुछ याद आया होगा आप लोगों को। आप लोगों को याद है कि जो सॉइल के ऊपर जिस कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो उनके रूट्स बाहर निकले होते हैं, और उन रूट्स के जो टॉप होता है, सपोज ये आपके रूट्स है ना, तो इसके जो टॉप है वहाँ पर होल रहता है, जिससे वो क्या कर पाता है, ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे कुछ फॉरेस्ट्स होते हैं जो वहाँ पे ओशियन के पास आपके फॉरेस्ट डेवलप करने पड़ेंगे। क्यों डेवलप करने पड़ेंगे, हमें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे ही आपके यहाँ पर ओशियन से जैसे ही वाटर आएंगे वेव्स के फॉर्म में, तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये पूरे वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो उन वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से ये वाटर हमें हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं।
ठीक है, हमें तो अपने आप को इन वाटर से प्रिवेंट करना है ना। जो सुनामी आई है, ओवरऑल हम इसे सुनामी बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, सुनामी है। तो सुनामी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो थर्ड वन इज पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मीन्स जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ सुनामी आने वाली है, तो कुछ ऐसे यहाँ पे सिस्टम बना हो कि जिससे कि लोगों तक, अगर यहाँ पे आपके सपोज एक विलेज है, बहुत सारे 100-200 पीपल यहाँ रह रहे हैं, तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचा दिया जाए कि हाँ यहाँ सुनामी आने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ सेफ जगह पे चले जाइए, सेफ प्लेसेस पे चले जाइए, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यू शुड प्रोटेक्ट by going to a safe place. So the precautionary measures is also completed. So the fourth natural disaster of this chapter is about cyclone, hurricane or typhoon. Okay, so what is the difference between cyclone, typhoon and hurricane is that where it occurs, ये कौन से एरिया में हो रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम इसे अलग अलग नेम से कहते हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये तीनों एक ही चीज़ है। वो क्या है कि जब आपके स्ट्रॉन्ग विंड्स, आपने देखा होगा एक ऐसा इस तरह से विंड, ये जो विंड है, जब ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे से ये जब आगे बढ़ते हैं, एक आप जिसे कह सकते हैं बवंडर, ये जब आगे बढ़ता है इस तरह से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे साइक्लोन, हैरिकेन और टाइफून कहते हैं। हम नॉर्मली इंडिया में हमने सुना है कि हम उसे साइक्लोन बोलते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज वेयर इट अकर्स, ये होते कहाँ पर है, ये जहाँ होंगे, ये उस बेसिस पे हमने इसे नेम अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। नेम इज डिफरेंट बट द वर्क इज सेम। ओके, साइक्लोन ये कहाँ होते हैं, आपके साउथ पैसिफिक नियर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के पास होंगे अगर साउथ पैसिफिक में, तो हम उसे क्या कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे। टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक नियर एशिया, तो हम जब एशिया के पास जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन है वहाँ होंगे तो हम इसे टाइफून बोलेंगे। और हम हरिकेन कब बोलेंगे, जब हम अटलांटिक ओशियन में होगा या नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में और यूनाइटेड स्टेट्स, जब वहाँ होंगे तब हम उसे हरिकेन कहेंगे। इन तीनों में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तीन जो आपके साइक्लोन, टाइफून एंड हरिकेन है, ये सेम है, इट वर्क्स सेम, बट the name are different according to the different regions where it occurs. Okay, so now what is cyclone and how it occurs? So what happens is in the tropical region means near the equator region. Okay, equator के region पे क्या होता है कि आपकी ना ओशियन जो होती है वहाँ पे वार्म वाटर जो है वो फॉर्म होती रहती है। वार्म वाटर यहाँ अगर ओशियंस के पास फॉर्म होगी, ये आपका क्या है, ये आपका ओशियन है। ओके, ये आपका ओशियन है। यहाँ पे इक्वेटर के पास में क्या होगा कि वार्म वाटर जो है वो यहाँ पर है। अब यही वार्म वाटर क्या होगी, ये यहाँ पे क्योंकि लो प्रेशर पे होता है हमेशा, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ का जो प्रेशर है हमेशा लो रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो वार्म वाटर है राइजेज अप टू द सरफेस, यहाँ से क्या होता है, राइज होती है। जैसे ये राइज होती है तो वो धीरे धीरे वो किस फॉर्म में डेवलप हो जाती है, इस फॉर्म में वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। और यहाँ से वो इतनी स्पीड होती है इसकी को मूव करके हमारे जहाँ हम रह रहे होते हैं, हमारे उस रीजन पे ये आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, now I want to give you some other information also. This is not given in your book, but I want to give you some other information also, that in the northern hemisphere, we have already discussed about northern hemisphere and southern hemisphere. This is the north pole, south pole, this is the equator region. Okay, so this portion is known as northern hemisphere and this is the southern hemisphere. Okay, this is the equator region. So in the northern hemisphere, near the northern hemisphere, this cyclone, hurricane or typhoon, whatever you want to say, you see like that, but in this northern region
this the direction of this cyclone is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, आप सबको पता है, यू नो वेल अबाउट व्हाट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आपके क्लॉक के जो हैंड्स है वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं. एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उससे जस्ट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज. एंड जब आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर की चांस आएगी तो अगर वहाँ साइक्लोन होता है वो कैसे मूव करेगा, वो मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, अब इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. हमने ये देखा कि इनके बीच का क्या डिफरेंस है, कैसे फॉर्म होते हैं. अब ये इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर इसका, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जब आपका ऐसा कुछ होता है तो इन साइक्लोन की वजह से जो पूरा वेदर है हमारा वो पूरा चेंज हो जाता है. जब ये वेदर चेंज हो जाएगा तो इट इफेक्ट्स लाइक हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, देन फ्लड्स, बाढ़ जिसे हम कहते हैं, लैंड्स स्लाइड्स हो जाना. देन मैंने आप लोगों को कहा कि फ्लड्स हो जाते हैं. अब हैवी रेनफॉल तो हमको मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलते ही हैं. ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और इन तीनों का डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू इट्स रीजन ओनली. ओके, so what are the precautionary measures that we should take to prevent us from cyclone, or we can say hurricane or typhoon? The precautionary measures, the number one is, all you know that we have installed many satellites, artificial satellites, which give us the weather forecast. Means weather के बारे में हमें बताने के लिए बहुत सारे हमने artificial satellites install किए हैं. ओके, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का वर्क ये होता है कि अगर ऐसे कुछ साइक्लोन या जो भी नेचुरली जो भी आने वाले हैं तो उनके बारे में वो हमें पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं. इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें वेदर के बारे में कि कब ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने वाली है, देन साइक्लोन कब आएंगे. ओके, तो हम एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसका कि जिसकी वजह से वो सैटेलाइट्स हमें टाइम टू टाइम ऑन दी आवर बेसिस हमें वो इन्फॉर्म करते रहें. द सेकेंड प्रिकॉशन दैट वी शुड टेक इज द हाउसेज दैट वी शुड बिल्ड नियर द कोस्ट लाइन्स और नियर द प्लेसेस ऑफ दीज वेयर साइक्लोन मोस्टली कम. जहाँ साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ हमें जो हाउसेज हैं वो ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने चाहिए जिसकी वजह से अगर ये आया भी साइक्लोन तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो. और हम क्या प्रिकॉशंस इसमें ले सकते हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशन हम इसे ले सकते हैं कि एक ऐसा जहाँ पर भी अगर साइक्लोन आ रहे हैं तो हमें कोस्ट गार्ड्स के थ्रू, कोस्ट लाइन पे जो गार्ड्स होते हैं उनके थ्रू या पुलिस के थ्रू हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ ऐसा कुछ आने वाला है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम दैट. ओके, हम उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. और कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, हम इसमें और ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम अगर कोई यहाँ पर्सन्स हैं जो इससे हार्म हो सकता है तो हम उसे सेफ प्लेसेस में ले जा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं जिसमें हम सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बट हम स्टॉप इससे नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून. Now, the next natural disaster is floods. What is the meaning of floods? Floods means in the Hindi meaning you can say बाढ़. Okay, and droughts जहाँ पर यू कैन से सूखा, जहाँ सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, उसे हम ड्रॉट्स बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज फ्लड्स, व्हाई इट हैपन, व्हाई दिस अकर. Floods occur due to the sudden rainfall or melting of glaciers or release of water from dams. आपकी बाढ़ या फ्लड्स कब आती हैं, जब सडनली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत बारिश होती है जिसकी वजह से आपका जो लेवल है रिवर्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. देन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो आपके ग्लेशियर्स है माउंटेन्स में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. देन जो ग्लेशियर जब वो मेल्ट होते हैं तो वो रिवर्स के फॉर्म में हमारे
रिवर्स के फॉर्म में हमारे पास के जो रिवर्स है वहाँ पे आते हैं, जिस वजह से रिवर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम, सडनली जब हम डैम से वाटर को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ हमें इफ़ेक्ट होता है, वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, हमें हार्म पहुँचाती है वो चीज़, क्योंकि जब वो रिवर्स हमारे हाउसेस तक आ जाती हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ रहें कैसे। द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस यू कैन सी फ्लड्स इन चेन्नई। चेन्नई में आपने देखा होगा कि जो फ्लड्स आई थी उसमें जब हम छत में तक जब हम पहुंच गए थे घर के, उसके बाद भी फ्लड्स का जो लेवल है, जो बाढ़ के जो लेवल है, वो इतने लोग अपने घर के जो टॉप फ्लोर है वहाँ तक पहुँचे, देन फिर आपके छत में पहुँच गए थे, वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था, वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था बचाने के लिए, क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो पूरी तरह से इंक्रीज हो चुका था। ये पूरा यहाँ पे क्या हो चुका था, इसमें फ्लो कर रहा था, वाटर में फ्लो कर रहा था, तो ये तक आ गया था फ्लड्स। तो फ्लड्स तो हम नेचुरल डिजास्टर है ही। ओके, फ्लड्स द टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। And now we will talk about droughts, just opposite of floods, जहाँ आपको हम कहते हैं ना कि when एक लिमिटेड ही चीज़ हमें सूट करती है। अगर हमें ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए तो प्रॉब्लम, हमें कोई चीज़ कम मिल जाए तो भी प्रॉब्लम। सो यहाँ हमें जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में मिल जा रहा है, सो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब जब हम बात करेंगे ड्रॉट्स की, तो वहाँ जहाँ पर आपका रेन बहुत कम होता है, वेरी लिटिल रेन, जहाँ रेन बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ अब अगर आप सोचिए, अगर जहाँ वाटर नहीं है, वाटर की फैसिलिटी नहीं है, रेन बहुत कम हो रहा है, तो आप सोचिए वहाँ पे क्रॉप्स कैसे ग्रोन करेंगे? क्या वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे? वहाँ नहीं करेंगे। और ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, जहाँ वाटर की कमी होगी, फूड की कमी होगी, ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, people are very disturbed because of that, and they should feel like they should the effect of poverty poverty होगी, वो गरीब होते जाएंगे, बिकॉज उनके पास तो फूड नहीं है, उनके पास वाटर की भी सप्लाई नहीं है, तो वो करेंगे क्या? क्रॉप्स जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो रहे हैं, जिससे उसे फूड नहीं मिल रहे हैं। तो सोचिए ड्रॉट्स के भी कितने सारे ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सो अब ये तो बात हो गई कि आपके फ्लड्स कैसे होते हैं, ड्रॉट्स कैसे होते हैं। ओके, जहाँ पे रेन नहीं होती है, बिकॉज ये दोनों ही नेचुरल प्रोसेसेस हैं, तो जब आपकी बहुत कम होगी रेन या नहीं होगी तब आपके ड्रॉट्स होंगे, देन ड्रॉट्स विल अकर। एंड व्हेन देयर इज अ सडन रेनफॉल, हैवी रेनफॉल और melting of glaciers, or due to the releasing of suddenly water from dams, then the floods will occur. So now what will occur, why this is important to save ourselves from these droughts and floods? Why this is so essential? This is essential because what happens है कि जब आपके floods and droughts होते हैं, तो उस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि जिस तरीके से सडनली क्या होता है कि आप घर में रह रहे हैं, फ्लड्स आया, फ्लड्स आने की वजह से आपको क्या करना पड़ा, अपने घर के टॉप फ्लोर पे जाना पड़ा, तो आपके जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आपके पूरे वाटर में चले गए। आपके घर के, आपके हाउसेस के जितने भी मटेरियल है सब वाटर में फ्लो हो गए। फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने जहाँ तक आपने अपने घर को बनाया था वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। एंड ड्रॉट्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, वाटर कितना इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो वाटर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वाटर इम्पोर्टेंट है, फूड भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको फूड एंड वाटर नहीं मिला, मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, वन डे विदाउट वाटर एंड फूड के हम नहीं रह सकते, आप नहीं रह पाएंगे। तो सोचिए यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे जहाँ पर उनके लैंड को फूड एंड वाटर नहीं मिलता होगा, जिस वजह से उन्हें फूड नहीं मिल रहा है। सोचिए यहाँ पर क्या होता होगा सबका। ओके, so what are the precautionary measures that we should take to prevent us from floods and droughts? First we will talk about floods. So यहाँ हमने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है।
ठीक है, वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। सो हमें यहाँ पे क्या बिल्ड करना चाहिए, हमें यहाँ डैम्स बिल्ड करना चाहिए। अगर डैम्स बिल्ड होंगे तो जितने वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, दिस डैम्स कैन स्टोर, जितने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है इन डैम्स में क्या होंगे, स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे हाउसेस में इफेक्ट नहीं होगा इन फ्लड्स का। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज ट्रीज शुड प्लांटेड। अगर हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो उससे क्या होगा, जितने वाटर आपके एक्सेस अमाउंट में आ रहे हैं ये ट्रीज अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। देन द पब्लिक अवेयरनेस, जिस तरह ये चीज़ होना चाहिए हमारे, जब भी हमारी जो मैनेजमेंट होती है एरिया की, वो इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ फ्लड्स आने वाले हैं, बिकॉज ये इस चीज़ का हमें कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ फ्लड्स आने वाले, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला है, तब क्या करना चाहिए कि सबको जाकर अवेयर करना चाहिए कि हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं फ्लड्स की वजह से। ओके, हमें क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, और फिर हम उन्हें उनके हाउसेस से सेफ प्लेसेस में ले जा सकें। एटलीस्ट वी शुड नॉट सेव देयर हाउसेस ड्यू टू फ्लड्स, बट वी कैन सेव देयर लाइव्स। हम उनकी लाइव्स को ज़रूर सेव कर सकते हैं। ओके, so these are the precautionary measures. Now for droughts, where very little water is फाउंड, जहाँ पर बहुत ही कम वाटर मिलते हैं, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, देयर ऑल्सो डैम शुड बिल्ड। वहाँ पे डैम्स, यहाँ पे डैम्स जो बिल्ड होते हैं वो एक्सेस वाटर स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, टू स्टोर द एक्सेस वाटर, बट हियर डैम्स आर बिल्ड टू गिव दी वाटर टू दी ड्रॉट्स एरियाज। जहाँ पे आपके ड्रॉट के एरियाज है वहाँ पर इस डैम से हमें वाटर मिल सकते हैं। And then for irrigation, because the crop should grown there, but due to droughts the crops are unable to grow, वहाँ crops नहीं हो पा रहे, so the water supply should be, the irrigation facility should be like that। जो irrigation facility है वो वहाँ पे ऐसी होनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटी मीन्स जो आपको क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए जब फार्मर्स को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है रेन नहीं हुआ वहाँ, बट अगर हम डैम्स बिल्ड कर देंगे या हम कुछ वाटर का कनेक्शन वहाँ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वहाँ पे वाटर, अगर ड्रॉट्स है तो भी हम उसे वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो भी हम उसे क्या दे पा रहे हैं, वाटर दे पा रहे हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा हमें वहाँ रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है कभी ड्रॉट्स हुआ तो हम इस वाटर को यूज कर लेंगे। ओके, नाउ अब ड्रॉट्स का आपको क्लियर हुआ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, देन फ्लड्स का भी क्लियर हुआ। सो इन दिस चैप्टर we have discussed about volcanic eruption, earthquakes, then how the tsunamis occur, cyclones, hurricane, typhoons, then floods, droughts. These all are natural disasters. These all are due to the nature, not because of us. Okay, and we have also discussed about the precautionary measures that we should take to prevent from this. Now this chapter is end for this. I think this chapter is finished. I'll give you some homework, like some activity that you should do for this chapter, that we will discuss on in our live class. Okay, thank you so much.